हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम विज्ञान के प्रश्नों का दूसरा संकलन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल। ए पार्ट है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए। बी पार्ट है, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। सी पार्ट है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। डी पार्ट है, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, जैसे हम किसी के ऊपर फोर्स लगाए, न्यूटन का नियम यही कहता है कि एवरी रिएक्शन हैज़ ईच रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट ईच एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी हम इस पर अगर एक्शन लगाएंगे तो ये वाली लेयर हमें रिएक्शन देगी जो बराबर होगा और अपोजिट होगा। तो इसीलिए इस अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, वो अलग अलग वस्तुओं पर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती या क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, थर्ड लॉ है। अगला देखेंगे, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? तो जल में तैरना जो है वो न्यूटन की गति का तृतीय नियम के वजह से ये संभव है, क्योंकि जब हम एक्शन देंगे तो वो रिएक्शन देगी किसी भी लेयर पर, तो वही रिएक्शन हमको आगे ले जाता है। अगला देखेंगे, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन है किसका? तो यह कथन स्वाभाविक है, न्यूटन का है। ये पार्ट सही है। अगला देखेंगे, बल की परिभाषा आती है। तो बल की परिभाषा किससे आती है? गति के नियम से, गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बल की जो परिभाषा आती है F=m में, तो ये आती है गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आती है बल की परिभाषा। आगे देखेंगे, किसी पिंड के उस थर्ड क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता। तो जो किसी भी पोजीशन में अगर वो गति में है तो गति का विरोध करेगी, अगर वो स्थिति में रुकी हुई विराम में है तो विराम का विरोध करेगी। ये न्यूटन का प्रथम लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं, इसीलिए बी पार्ट सही होगा। अगला देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमारा बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए है, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। बी है, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। सी है, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। डी है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होगा, एक्शन रिएक्शन का। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ठीक है। जब घोड़ा पृथ्वी पर पीछे की तरफ धक्का देता है तो पृथ्वी उस पर आगे की तरफ धक्का देती है, तो उससे ये आगे बढ़ता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं।
इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये सापेक्षता का नियम, बी पार्ट है न्यूटन का पहला नियम, सी पार्ट है न्यूटन का दूसरा नियम, डी है न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, मोशन का इनर्शिया लग जाता है, तो इसीलिए न्यूटन का पहला नियम यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन का तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन। तो आपका हो जाएगा सही ए पार्ट। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण, बी है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, सी है विश्राम जड़त्व, डी है गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा विश्राम का जड़त्व। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों? क्या रीज़न होता है? तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है इसके, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए, या बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है इसलिए, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, सी पार्ट है आपका। और डी पार्ट है कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसमें कौन सा पार्ट सही होगा? इसमें जो सही होगा आपका, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है इसीलिए वो पीछे की तरफ हाथ अपना पीछे की तरफ खींच कर उसे पकड़ता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। तो हम सबको पता है F = क्या होता है, ma, फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल किसका गुणनफल है? मास और त्वरण का। तो यहाँ पर आ जाएगा द्रव्यमान और त्वरण, बी पार्ट। जो हमारा सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन में बी पार्ट। आगे देखेंगे, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित के बाद पूछा है क्या होता है? आगे ऑप्शन है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तन रहता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो हम जब एक प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो हमारा भार उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, जी पर डिपेंड करता है। और जब हम किसी चंद्रमा पर उतर रहे हैं तो चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो इसका मतलब वहाँ चंद्रमा का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का 1/6 होता है, भार नहीं, ठीक है, सॉरी। आगे देखेंगे, मतलब तो इस वजह से वहाँ पर भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ से हो जाएगा बी पार्ट। आगे देखेंगे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या 45 अक्षांश तक घटता है। अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, क्या होगा? जी का मान बढ़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट हमारा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, शरीर का वजन आगे पूछा है क्या? तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, क्या सही है? शरीर का वजन पृथ्वी सतह पर सभी जगह एक समान होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आगे है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। शरीर का वजन जो होगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर सबसे कम होगा, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये भी गलत है। और ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा बी पार्ट। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकते हैं? पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई पर क्यों उछल सकते हैं? तो चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है इसीलिए, ये कोई रीज़न नहीं हुआ, ये गलत है।
चंद्रमा को कोई वायुमंडल नहीं है। ये बात सही है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल है भी लेकिन बहुत कम है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, नहीं ये भी गलत है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, बिल्कुल सही, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 किलोग्राम के वजन 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य किया गया। जैसे 20 किलोमीटर वजन है और उसको ज़मीन के ऊपर हम 1 मीटर ऊंचाई तक इसको पकड़े हैं, तो पूछ रहा है कि कितना काम कर रहे हो। तो काम तब होता है जब बल किसी चीज़ को विस्थापित करे, और बल यहाँ विस्थापन 0 है। वर्क इक्वल टू होता है F/D, जो हमारा होता है W इक्वल टू होता है F/D होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बल पकड़े तो है लेकिन विस्थापन 0 है, इसीलिए वर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी कोई काम नहीं होगा, तो आपका डी पार्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है, कोई आदमी है वो दीवार को धक्का दे रहा है पर उसे विस्थापित करने में असफल है, तो कार्य कितना होगा। हमने बताया कि कार्य जो होता है W इक्वल टू F/D होता है, W इक्वल टू F/D होता है। तो उसने फोर्स तो लगाया विस्थापित करने के लिए, लेकिन विस्थापन कितना हुआ 0, तो वर्क कितना आ जाएगा 0, यानी कोई काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर ए पार्ट करेंगे, कोई कार्य नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। रीज़न बताइए। इसके ऑप्शन है तेज चल सके इसलिए, बी है फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी है शक्ति संरक्षण हेतु, डी है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सही होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्यों, कैसे, समझ लीजिए। जब कभी भी कोई किसी भी की व्यक्ति या वस्तु की जो गुरुत्वीय रेखा होती है उसके आधार से होकर जाएगी या उसके सेंटर में रहेगी, अगर वो गुरुत्वीय रेखा उसके आधार से या सेंटर में होकर जाएगी तो उसका स्थायित्व बड़ा रहेगा। तो जब आदमी आगे झुकता है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके दोनों के पैरों के बीचों में होता है, पैरों के बीच में होता है, तो इसीलिए उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो झुक जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो इसीलिए झुकता है क्योंकि उसका स्थायित्व बढ़ जाए, ठीक है, वो गिरे ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछे होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि क्या रीज़न है। पहला है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली गुरुत्वीय रेखा इसके आधार से ऊपर जाती है, बिल्कुल सही है, यही इसका सही आंसर है। अगला इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, तो गलत है। अगला इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, ये भी गलत है। यह एक आश्चर्य, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप फट जाती है, क्यों। ठंडी की रातों में पाइप जो होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में पानी की पाइपें फट जाती हैं जिसमें पानी भरा रहता है, क्यों। क्योंकि पानी जब बर्फ़ बनेगा, वाटर जब आइस बनेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसको ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, तो इसीलिए ये फट जाती है। जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, बिल्कुल गलत है। जमने के बाद पानी कठोर जाता अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ये भी गलत है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों। जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, जमने नहीं, ये तो गलत है। जमने पर आयतन घट जाता है, ये भी गलत है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, यही आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए जल का टेम्परेचर। तो 9 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ला रहे हैं, 9 डिग्री सेल्सियस से, तो
शुरू में जब हम टेम्परेचर गिराएंगे तो इसका आयतन गिरेगा शुरू में, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे ज़्यादा होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है इसका आयतन सबसे कम होता है, यानी घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले इसका आयतन क्या होगा, टेम्परेचर यदि हम गिराएंगे तो पहले इसका टेम्परेचर गिरने की वजह से आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ये बढ़ जाएगा। पहले घटेगा बाद में बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी पार्ट होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झील में तैरने वाली, रुक जाइए नीचे कर लेते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा। तो कोई नाव है जो झील में किसी में तैर रही है। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, जब कोई वस्तु किसी लिक्विड में पार्शली या फुल्ली अंशतः या पूरी रूप से डुबोई जाती है तो उतने ही पानी को विस्थापित करती है जितना उसका भार है, यानी अपने भार के बराबर पानी को क्या करती है, विस्थापित करती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो उस अकॉर्डिंग से नाव के भार से कम है विस्थापित पानी का भार, नाव के भार का कितना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिए हैं नाव के भार से कम है, तो ये तो गलत है। नाव के भार से ज़्यादा है, ये भी गलत है। नाव के उस भाग के भार के बराबर है जो झील के सतह के नीचे है। नहीं, वो पूरी नाव के भार के बराबर होगी, नाव के भार के बराबर होगी। बिल्कुल सही है, डी पार्ट सही है। आगे देखेंगे, किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। किसी कालीन को हम छड़ी से पीट रहे हैं, कोई कालीन है उसको हम डंडे से पीट रहे हैं, तो उसके जो होंगे डस्ट वगैरह वो नीचे गिरेंगे। कैसे नीचे गिरते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या गति के पहले और दूसरे नियम के संयोजन से। नहीं, तो ये गति के पहले नियम से गिरते हैं, क्योंकि जड़त्व में पड़े हुए हैं। जब डंडा पड़ा तो डंडा क्या करेंगे, विरोध करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, मतलब कि जड़त्व की वजह से ये क्या करते हैं, निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, जड़त्व की वजह से। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आंसर सी पार्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। जो इसमें होगा आंसर हो जाएगा गति के पहले नियम से। आगे देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों। इन्होंने पूछा है क्यों। क्योंकि बर्फ़ जो होती है वो सख्त होती है, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। दूसरा, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, ये भी कोई रीज़न नहीं हुआ। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। बिल्कुल सही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है। बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये कोई हमारा आंसर नहीं हुआ। अगला है, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यही सही है, यानी बी पार्ट सही है, बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आगे, लकड़ी के सिलेंडर पात्र खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्यों। जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, तो ठीक है, लेकिन सही आंसर नहीं है। अगला देखेंगे बी पार्ट, लुढ़कना, जो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था की घर्षण बल की तुलना में कम होता है, यही सही है। जो लुढ़कने वाला होता है वो फिसलने वाले से थोड़ा कम होता है, तो बी पार्ट सही है। अच्छा, सी पार्ट में इन्होंने दिया, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है,
इनका भी सही बात है, लेकिन अगर पृष्ठ क्षेत्रफल कम भी करेंगे तब भी ये ज़्यादा लगेगा। यानी हमारा जो आंसर सही आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, बी पार्ट। आगे नेक्स्ट देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होता है। जब नदी का जहाज समुद्र में चला आएगा तो जहाज का स्तर थोड़ा उठ जाएगा। क्यों? डेंसिटी की वजह से। जो नदी का एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो समुद्र का घनत्व कुछ ज़्यादा होता है, समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है, और समुद्र का घनत्व ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होगा, जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। एक डेंसिटी का इफेक्ट है। खारा भी होता है तो खारा होने की वजह से उसका घनत्व बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। इनके ऑप्शंस हैं, लोहे की पारे से रासायनिक अपक्रिया की प्रकृति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ये गलत है। अगला है, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम है, ये भी गलत है, भार से कोई मतलब नहीं। आगे देखेंगे, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, तो इनका यही सही है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, इसीलिए लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। अगला देखेंगे, एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। किसी भी पिंड को, आर्किमिडीज रूल। तो अब पानी कितना ह्रास होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ विस्थापित पानी के भार के बराबर ही ह्रास होता है, यानी जो आंसर आ जाएगा वो ए पार्ट रहेगा हमारा। अगला देखेंगे, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। यहाँ भी वही रूल, बर्फ़ पानी में तैरती है, अल्कोहल में डूब जाती है, तो वही रीज़न, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, तो गलत है। बर्फ़ पानी के जमने से बनती है, ये तो सही है, लेकिन आंसर हमारा नहीं है। अगला देखेंगे, बर्फ़ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है, ये सही है, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं। बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, यही हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।